ओके, तो आज हम प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, डिफरेंट स्केल्स पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए। आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे मेटालिक कैरेक्टर, एक या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पढ़ा था, या फिर क्या पढ़ा था ना, एक स्पीसीज में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो और उसको एक माइनस चार्ज में कन्वर्ट करवा रहे हो। इसके लिए कितना हमें एनर्जी या फिर एंथैल्पी चाहिए, उसको हमने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ओके, और उसका ऑपोजिट क्या होगा ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर। वो आयनाइजेशन एनर्जी के समान है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। एक आयन या फिर एक एटॉम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी में जो चीज हम कर रहे थे, मेटालिक कैरेक्टर में वही कर रहे हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर दोनों से रिलेटेड है। आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो हम कैसे सीखेंगे मेटालिक कैरेक्टर कहाँ कितना बढ़ता है घटता है, अभी हम देखते हैं। तो मेटल्स जनरली हम किसे कहते हैं, मेटल्स जनरली हम किसे कहते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जिसके पास मेटालिक लस्टर होगा, डक्टिलिटी होगा, मेलेबिलिटी होगा, ओके, उन सबको हम बोलते हैं मेटल्स। और जिस सब के पास ये सब नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और बाकी कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। ओके, और वो कौन कौन है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोरियम, ये सब है नॉन मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स या फिर इनको बोलते हैं हम सेमी मेटल्स। इनका प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टर किसके बीच रहता है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहता है इनका कैरेक्टर। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ ना, जितना ज्यादा हुआ मेटालिक कैरेक्टर उतना कम होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम हुआ मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। एमसी मेटालिक कैरेक्टर, आई आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फंडा क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूट्रल एटॉम से हमें कितना एनर्जी चाहिए। अगर वही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगा तो वो जल्दी ही मेटालिक बिहेवियर दिखाएगा। अगर उसे निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा तो वो मेटालिक बिहेवियर लेट में दिखाएगा। और मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका कम होगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने रिलेट कर दिया है आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट को। आपको मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा रिवाइज कर लेना है, क्या ना, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेलेबिलिटी, हाई डक्टिलिटी, हाई इलास्टिसिटी, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेटल के कितने कैरेक्टर हमारे पास हैं, ये हमने स्कूल में भी डिस्कस किया था। और नॉन मेटल के सब उल्टा होता है, लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेटल्स हमारे पास बहुत सारे मेटल हैं, 91 मेटल है 118 में से, और 20 नॉन मेटल हैं, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 सेमी मेटल्स हैं। तो टोटल हो गया 118, आगे नहीं, 91 मेटल्स 20 नॉन मेटल्स, याद कर लो ये 91 मेटल्स 20 नॉन मेटल्स और 7 सेमी मेटल्स, टोटल हो गए 118। और उसके बाद जो ऐड होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम मेटल, नॉन मेटल या फिर सेमी मेटल में उसको भरेंगे। और नॉर्मली जो नए नए चीजें डिस्कवर हो रहे हैं, नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, बहुत सारे मेटल्स ही डिस्कवर हो रहे हैं जो कि रेडियो एक्टिव है, जो कि रेडियो एक्टिव है। तो ट्रेंड क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर में, ये तो आप मुझे बता ही सकते हैं। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, डिक्रीज होता था, भूल गए क्या। अगर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता था तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता होगा, इंक्रीज होता था। और लेफ्ट टू राइट क्या होता था, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, हाँ कि नहीं। यस सर। कैसे पता चलेगा, हमारे एक ही पीरियड में हमारे पास है, यहाँ पर है अपना लिथियम और यहाँ पर आखिर में है फ्लोरीन। तो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, आप बता सकते हो खुद देख के। फ्लोरीन एक हाईली नेगेटिव नॉन मेटल है, हाँ कि नहीं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। और लिथियम अपना एक नॉर्मल मेटल है, अल्काली मेटल, हाँ कि नहीं। तो ऐसे आप जान सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इस तरफ इंक्रीज करता है, तो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर अपना डिक्रीज करता है। और नीचे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसके पास है,
ना सीजियम के पास सर। क्यों? ना सीजियम है अल्काली या फिर फर्स्ट पीरियड के सबसे नीचे। तो देखो ये ग्रुप में भी सबसे नीचे है और फर्स्ट पीरियड का सबसे आखिरी, मतलब फर्स्ट ग्रुप का सबसे आखिरी पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड में है। उसके बाद फ्रांसियम है, वो तो रेडियो एक्टिव मेटल है, हम उसे नहीं लेते। तो ये सिक्स्थ पीरियड में है सीजियम, हम सीजियम को कंसिडर करते हैं और ये हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, हाँ कि नहीं? हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर शो करता है सीजियम। तो यही था इसका ट्रेंड अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो आपको क्या पता चला ना, पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, सॉरी ये कौन सा साइड है? राइट साइड। राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं, राइट साइड में बहुत ज्यादा नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं और बीच में कुछ सेमी मेटल्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक वगैरह वगैरह। ओके, ऐसे कुछ नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स 20 हमारे इस तरफ रहते हैं और बाकी जितने बचे मेटल, डी ब्लॉक मेटल, एफ ब्लॉक मेटल्स। ओके, डी ब्लॉक में हमारे 40 मेटल्स हैं, फिर एफ ब्लॉक में 28, बाकी दोनों एस ब्लॉक में 14 14 28, ऐसे करके और एक दो मेटल यहाँ से पी ब्लॉक से एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर टीन और ऐसे कुछ कर करके 91 हम आ जाते हैं। ओके, एल्यूमिनियम, टीन और एक क्या है थालियम, थालियम भी मेटल होगा शायद, वैसे होके हम 91 तक पहुंच जाते हैं। अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको पढ़ते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है ना? एक आयन है, एक आयन है, लिथियम आयन हो, सोडियम आयन हो, कुछ भी हो, अगर वो वाटर के पास गया तो क्या होगा ना, वो वाटर को अपने अंदर समा लेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। और ये जो लिथियम वाटर कॉम्प्लेक्स है, ये जो लिथियम वाटर कॉम्प्लेक्स है, इसे बनाने के लिए हमें इतने एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा ना, द साइज ऑफ द आयन इज डिटरमाइंड बाय द हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन है वो किससे मतलब अफेक्टेड होगा ना, साइज ऑफ द आयन से। तो ग्रेटर इज द चार्ज एंड स्मॉलर इज द साइज। स्मॉल साइज और ज्यादा चार्ज होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ओके, तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। अरे देखो, एक लिथियम के चारों तरफ बहुत सारे वाटर लग गए तो जो अपना कॉम्प्लेक्स का साइज बहुत बड़ा हो गया। वैसे अगर सीजियम की बात हम करते हैं, सीजियम प्लस के बारे में बात करते हैं, तो इसका साइज बहुत बड़ा है, ये सबसे एंड में है। देखो, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, सॉरी सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, चार्ज तो +1 है, लिथियम का भी +1 है और सीजियम का भी +1 है, पर लिथियम में हाइड्रेशन ज्यादा होता है। तो हाइड्रेशन या फिर वाटर के अंदर किसका साइज बड़ा होगा? लिथियम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि ना इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल लग के इसके साइज को बहुत बड़ा कर दिए। पर ये ऐसे ही वैसे का वैसा रह गया। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि पानी के अंदर लिथियम आयन का साइज बड़ा होगा या फिर सीजियम आयन का, आप क्या बताओगे? ना सर, लिथियम आयन का साइज बड़ा होगा। अगर वो हाइड्रेशन करता है तो उसका साइज बड़ा होता है। अगर किसी का साइज बड़ा हो गया, कोई मोटा हो गया, तो उसका मोबिलिटी क्या होगा? मोबिलिटी मतलब घूमना क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज उसके चारों तरफ बहुत ही वाटर मॉलिक्यूल लगे होंगे और वो आयन इतना जोर से मूव नहीं कर पाएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी का सिर्फ इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। बिकॉज नीचे क्या होता है? साइज बढ़ता है और आपको पता है साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे साइज इंक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा और अलोंग द पीरियड तो साइज डिक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है तो अपना हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। और मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है अपने पीरियडिक टेबल पे, कोई रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के केसेस में। हमें नॉर्मली क्या मिलता है ना, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला एक एलिमेंट है अपना टंगस्टन, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला नॉन मेटल क्या है? अपना नॉन मेटल है डायमंड। डायमंड के बारे में आपने सुना ही होगा, वो कभी मेल्ट नहीं करता, मतलब 3277 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके मेल्ट करता है। और हीलियम हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हीलियम हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट -270 डिग्री सेंटीग्रेड, -270 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो ना? -270 डिग्री सेंटीग्रेड।
बहुत ही मतलब 0 डिग्री के आसपास, पूरा 0 केल्विन के आसपास, सॉरी 0 केल्विन के आसपास। ओके, 0 केल्विन कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन होता है। तो हीलियम हो गया -270, मतलब 3 केल्विन में ही हीलियम मेल्ट कर जाता है। ओके, तो लिक्विड हीलियम देखना इम्पॉसिबल है। डेंसिटी, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ द ग्रुप। तो डेंसिटी में भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरह डेंसिटी में भी कोई रेगुलर ट्रेंड हमें नहीं मिला। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसका है पीरियोडिक टेबल में? हाईएस्ट डेंसिटी सर है ऑस्मियम का, हाईएस्ट डेंसिटी है ऑस्मियम का। और लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लोएस्ट डेंसिटी किसका है ना? लिथियम का, ये याद रखिए। और डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज सबसे कम है, मेटल में सबसे कम है लिथियम का, और पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का डेंसिटी सबसे कम है। इसीलिए आपको पता है हाइड्रोजन एक ही गैस है जो कि सबसे ऊपर होता है, अपना ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, वहां तक भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप पा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है ना? वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो? वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो? सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ऐसे ही 1 ग्राम एलिमेंट कितने जगह ऑक्यूपाई करता है, 1 ग्राम एलिमेंट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम का एक ट्रेंड हमें मिलता है, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नीचे अगर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बिकॉज उसका साइज बड़ा हो रहा है। ओके, और अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा बिकॉज उसका साइज छोटा हो रहा है। और साइज और वॉल्यूम आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, साइज और वॉल्यूम आपको पता है कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पर डेंसिटी का हमें ऐसा कोई ट्रेंड नहीं मिला। और वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी के बारे में आप क्या समझते हो? वैलेंसी का मतलब क्या है? मुझे कोई समझा सकता है? वन सेंटेंस में कोई समझा सकता है कि सर हमने आज तक इतना पढ़ा है, वैलेंसी का मतलब ये है? कोई समझाए? कोई भी समझाओ, वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, किसके ना? जिस एटम को हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में क्या होता है ना? 1s2, 2s2, 2p3। तो यहाँ पर कितने हैं इसका वैलेंसी? 2 + 3 5, मतलब सेकंड सेल या फिर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही कार्बन, और कार्बन का हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2, 2p2। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वैलेंसी को हम हमेशा पॉजिटिव ही दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हम 4 बोलते हैं, 4 -4 +4 नहीं बोलते। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वहां पर आप लगा देंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंपाउंड में निकाला जाता है। आप किसी एटॉम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते, उसका 0 होगा। अगर वो किसी भी दूसरे एटॉम के साथ कंबाइन करके, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4। और यहाँ पर देखो मीथेन में यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -4। तो मीथेन में आपको बाद में पता चलेगा कि सर मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होता, वहां पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, हाँ कि नहीं? ओके, तो ऑल्दो बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट हमें क्या पता है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव हम दिखाते हैं, और वैलेंसी क्या होता है? नॉर्मल आउटर इलेक्ट्रॉन में, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हमें प्रेजेंस मिलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हमें प्रेजेंट मिलते हैं। तो देखो मैंगनीज के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज एक डी ब्लॉक मेटल है और जहां पर उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसके पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जैसे कि +4, +7, +6, +5, +4, +3, +2। और ये कौन से फेनोमेनन की वजह से आते हैं ना? डी ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। और इसके कंपाउंड्स जो होते हैं, इसके जो भी कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ओके, और यहाँ पर देखो फॉस्फोरस 15 के क्या है हमारे पास? +5, +3, -3। ये हम धीरे धीरे जब अपना केमिस्ट्री को डीप लेते जाएंगे, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी आप इसके ऊपर बॉदर मत होइए। सिर्फ ये पीडीएफ तो आपको मैंने भेज दिया है, पिछले क्लास में जो क्लास कैंसिल हुआ था वहां पर ये पीडीएफ आपको भेजा गया है, थोड़ा देख लेना, थोड़ा देख लेना क्या कुछ होता है।
और देखो यहाँ पर पीरियडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, पीरियडिसिटी मतलब अभी तक समझे कि नहीं समझे? पीरियडिसिटी मतलब हम निकाल रहे हैं जो डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या होगा, अलोंग द पीरियड ट्रेंड क्या होगा। तो जनरली अपना जो 1s1 और 1s2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, इसको बोलते हैं हम अल्काली मेटल्स, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, इसको हम बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्काली मेटल्स में कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हाँ कि नहीं? तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर आता है ना सर? एफ और डी ब्लॉक में आता है। डी और एफ इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। अभी पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। पी ब्लॉक आपका फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, बांट के दिया गया है, मतलब 2 ग्रुप यहाँ पर हैं, 2 ग्रुप यहाँ पर हैं, 4 ग्रुप वहां पर हैं। तो देखो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ग्रुप 15। पी ब्लॉक का स्टार्टिंग कौन है? ये जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके नीचे, सॉरी ये नाइट्रोजन फैमिली है नहीं, यह है बोरॉन फैमिली, और ये है कार्बन फैमिली, और ये है नाइट्रोजन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन है ना? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। तो यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, वैलेंसी कितना है यहाँ पर? 3 है, तो यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3, और +1 भी देखा जाता है। तो +3 का ट्रेंड क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ना सर? गैलियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थालियम। पर +1 में क्या कौन सा स्टेबल होगा ना? थालियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर एक इफेक्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट अपने कॉपी में लिखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है the negligence of outer s electron, the negligence of outer s electron pair to participate in oxidation state. The negligence of outer s electron pair to participate in formation of oxidation state. तो यहाँ पर ये जो +3 होता है बहुत अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज ये जो s ऑर्बिटल आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो बहुत मुश्किल से निकला है, और यहाँ पर s ऑर्बिटल को आप नहीं निकाल रहे हो, वो s ऑर्बिटल के दोनों पेयर रहते हैं, तो इसीलिए ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होता है। थालियम +3 कम स्टेबल होता है, थालियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है। देखो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। पर गैलियम में क्या होता है? उल्टा होता है, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है ना? इसका साइज कम है, और ये जो इनर्ट पेयर नहीं दिखाता है, तो गैलियम का +3 ज्यादा स्टेबल होता है गैलियम का +1 से। वैसे ही यहाँ पर आप ट्रेंड देख सकते हैं, टीन और लेड में ही सेम चीज होता है। लेड में क्या होता है? +2 ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, और यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो लेड का, सॉरी टीन का क्या होता है? +4 ज्यादा स्टेबल होता है, और लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है। ये बहुत ही अच्छा का पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिखते जाइए अपने कॉपी में। और यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ के बारे में हम बात करते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट यहाँ पर है। और यहाँ का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +5, उसके बाद +3, और नाइट्रोजन दिखाता है अपना -3, नाइट्रोजन दिखाता है अपना -3। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्सेनिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद एंटीमोनी, उसके बाद बिस्मथ। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ सबसे ज्यादा स्टेबल है, आर्सेनिक कम है और एंटीमोनी कम है। यहाँ पर भी वही इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहाँ पर आपको पता है बिस्मथ का +3 बिस्मथ के +5 से ज्यादा स्टेबल होगा, बिस्मथ का +3 बिस्मथ के +5 से ज्यादा स्टेबल होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 +5 कहाँ से आया है? कौन से वाले में? सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे? नहीं सर, +3 और +5 से आ रहा है। हाँ, कैसे नहीं आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 +3 आता है, वैलेंसी में नहीं आता है। देखो इसका वैलेंसी 5 सर है। कैसे आएगा? कैसे तो आएगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालेंगे? हम कंपाउंड देखेंगे तब निकाल पाएंगे, अभी हमारे पास कोई कंपाउंड नहीं है। आप ऐसे निकाल सकते हो। हमारे पास नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p3। तो ये अगर आप ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये क्या हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये क्या हो जाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ऑक्सीडेशन स्टेट आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे? जब हमको एक कंपाउंड दिया होगा कि सर इसमें मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, या फिर फास्फोरस का चाहिए, या फिर आर्सेनिक का चाहिए, तो वहां पर आपको निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो अभी आपको नहीं पूछेगा, आपका एक अगला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन वाला, केमिकल बॉन्डिंग गैसियस स्टेट के बाद, वहां पर आपको ये सब सिखाया गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। समझ रहे हो?
जो केमिस्ट्री है ना पूरा लिंक करते जाता है, पूरा जो 11th और 12th दोनों बुक है ये पूरा लिंक्ड है, अपने आप में लिंक्ड है पूरा। तो ऐसे हमें हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। देखो यहाँ पर ग्रुप 1 अपना पीरियड 1 के बारे में बताया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो पीरियड 1 में सोडियम का वैलेंसी होता है 1 और मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5 और सल्फर का 6। ये पीरियड 3 है, पीरियड 3 है ये। ऐसे यहाँ पर देखो ये है पीरियड 2। पीरियड 2 में क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। यहाँ पर डायरेक्ट इंक्रीज नहीं करता, यहाँ पर कार्बन तक इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। और हाई आयनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये टेबल वगैरह अपने कॉपी में अच्छे से करना, जो चीज समझ में आए मुझे बार बार पूछना भाई। ये सब इनॉट गैस एलिमेंट में सारे ये के ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी 0 होते हैं, बिकॉज जो हीलियम, इनॉट गैस एलिमेंट को आपको पता है ना कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये सब नोबल एलिमेंट्स हैं और ये किसी के साथ ना रिएक्ट करते हैं, किसी से इनको लेना नहीं है कुछ, किसी से इनको कुछ देना भी नहीं है। तो ये है नोबल गैस एलिमेंट्स और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इन लोगों का अपना क्या आता है ना, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सब 0 है। क्यों इनका वैलेंसी 0 है ना, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हमें जा रहा है, फुलफिल्ड। फुलफिल्ड है कि नहीं है, फुलफिल्ड। और मैंने आपको बताया था कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वो अपने से किसी को इलेक्ट्रॉन लेने नहीं देता या फिर खुद किसी का इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट नहीं करता, समझ रहे हो। तो ये हमारा आज खत्म हो गया पीरियोडिक टेबल का क्या ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में जितने भी ट्रेंड थे हमने लगभग 12 से 14 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं पीरियोडिक टेबल में, और उन सबके ट्रेंड पढ़े। और कुछ प्रॉपर्टीज के ट्रेंड भी नहीं थे, जैसे कि अपने डेंसिटी को देखा, वहां पर कुछ ट्रेंड नहीं मिला आपको। और वहां पर आपने और क्या चीज देखा था, एक ट्रेंड नहीं मिला था, वो जो अपना क्या था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई ट्रेंड हमें नहीं मिला। और बाकी हर जगह हमने ट्रेंड लिखा है और हम उसको याद रखेंगे, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे या फिर समझेंगे क्या कौन सा फैक्टर लग रहा है। और हमें एक 2-3 पीरियड में आप या फिर 2-3 ग्रुप में आप एग्जाम्पल ले लें, ऐसे कुछ हो रहा है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और नॉर्मली सारे ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस में हम कर सकते हैं। साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बाकी सारे ट्रेंड उसके उल्टे पुल्टे होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड होते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्टिविटी, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दिया, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखा, मतलब कौन सा एलिमेंट किसके साथ कैसे क्या कुछ रिएक्ट करता है। तो पहला है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूस होना मतलब खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और ऑक्सीडाइज होना मतलब खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ना। या फिर रिड्यूस होना मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडाइज होना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने स्कूल में ये सीखा था। और अभी हम और एक बार अपना जो रिडक्स रिएक्शन चैप्टर है वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में। और यहाँ पर जो ट्रेंड हमें समझना है क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट्स predictable decreases along the period and increases down the group। तो reducing power क्या होता है, decreases along the period and increases down the group। तो reducing power का ट्रेंड अगर वो हुआ तो oxidizing power का उल्टा होगा, increases along the period and decreases down the group। बेसिक पता है, reducing behavior oxidizing behavior का opposite है। तो reducing अगर हुआ अपना down the group increase और along the period decrease, तो oxidizing क्या होगा, along the period increase, down the group decrease। वेरी नाइस। तो ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का। और इसका हमें एक अलग सा चैप्टर पढ़ना है, आपका एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा, रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का अलग चैप्टर हमें पढ़ना है। अभी देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, क्या होते हैं ना, मेटल के साथ कोई अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करा उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिक, मतलब अल्कालाइन अर्थ मेटल या फिर अल्काली मेटल से जो हमें मिलता है वो होता है बेसिक। फिर होता है एसिडिक, जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो सारे एसिडिक होते हैं, जैसे कि ये और ये तीनों एसिडिक हैं। और बीच वाले जो होते हैं अम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अम्फोटेरिक क्या होता है ना, वो बोथ बेसिक
बोथ बेसिक एंड एसिडिक नेचर शो करता है, बोथ बेसिक एंड एसिडिक नेचर शो करता है। तो बेसिक कैरेक्टर को क्या होता है ना, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये वाला टेबल बनाना, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। लिख लो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नेचर ऑफ द ऑक्साइड में लिखो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो एसिडिक कैरेक्टर पीरियड में इंक्रीज करता है और ग्रुप में डिक्रीज करेगा। सिमिलरली बेसिक कैरेक्टर ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा ना, अल्कली वाले, हाँ कि नहीं, अल्कली वाले। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ना, ये अपना जो हालोजन वाले, ओके, हालोजन वाले ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे और सबसे ज्यादा बेसिक होंगे अल्कली वाले। और अल्कली में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा ना, सीजियम ऑक्साइड। और यहाँ पर इसमें कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ना, ये जो क्लोरीन Cl2O7 वाला ये जो ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है ना, ये एल्यूमिनियम, ये ए नहीं है, एल है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ओके। उसको आप याद रख लीजिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक आप एग्जांपल याद रख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स हमें देखिए CO, NO2, NO, H2O, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ना बेसिक होते हैं, ना एम्फोटेरिक होते हैं, ना एसिडिक होते हैं। सिमिलरली ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, देखो ये सब सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे कि वाटर एम्फोटेरिक होता है, यहाँ पर इसे काट दो, ये न्यूट्रल नहीं होता। यहाँ पर देखो एम्फोटेरिक होता है वाटर। सिमिलरली Al2O3 एम्फोटेरिक होता है। ऑक्साइड्स इज बेसिक इफ इट रिएक्ट विद बेस, and acidic if it reacts with a sorry basic if it reacts with a acid। आप किसी को बेस बोलोगे कब, किसको आप बेस बोलोगे, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। अगर कोई बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है तो उसको आप एसिड बोलोगे। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। और यहाँ पर देखो एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड, जो बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6 सल्फर का, और यहाँ पर नाइट्रोजन का आता है +5, यहाँ पर आता है क्लोरीन का +1, +3, सॉरी प्लस, हाँ ये प्लस कितना, हाँ +1, +3, ये +7, और एक बीच में रह गया +5। तो ये सबका ट्रेंड है। और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आटम, सेंट्रल आटम। और यहाँ पर देखो नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं ना, जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके हमें बनाते हैं एक ऑक्सी एसिड। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ वही सेम ट्रेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर उतना बढ़ता है। यहाँ पर ये +6, ये +5, ये +3, और ये +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा +5। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज करता है अपना वो एसिडिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज करता है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, ये एक्सेप्शन को याद रखो, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का एसिडिक ऑर्डर ये अलग है, ये उल्टा है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम में रहता है और लोअर ज्यादा में रहता है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो। इसका कोई एक्सप्लेनेशन हम ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए हैं अभी तक, और अगर कोई एक्सप्लेनेशन हम निकालते हैं तो आपको जरूर बताएंगे, पर आप इसे नोट डाउन कर दो। अभी देखो बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है ना, नंबर ऑफ OH माइनस या फिर H प्लस जो कि आपके पास रिप्लेसेबल है, ओके, उसी को बोलते हैं हम बेसिसिटी, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है ना, एक मोनोबेसिक एसिड है H3PO2, और ये है डाइबेसिक एसिड, यहाँ पर 2 OH ग्रुप हैं, और यहाँ पर एक OH ग्रुप था, और यहाँ पर 3 OH ग्रुप हैं। तो ये हो गया अपना ट्राइबेसिक एसिड। बेस हम किसे बोलते हैं, जो OH माइनस देता है ना, OH माइनस डोनर को तो हम बेस बोलते हैं। तो जिसके पास ज्यादा OH माइनस होंगे वो ज्यादा डोनेट करेगा और उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा, हाँ कि नहीं। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में, थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं ना, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स।
तो ये लोग होते हैं कोवेलेंट नेचर के, और आयनिक हाइड्राइड आर रिड्यूसिंग एजेंट वाले होते हैं, और कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं क्या, लेस रिड्यूसिंग। आयनिक हाइड्राइड्स मोर रिड्यूसिंग होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड लेस रिड्यूसिंग होते हैं। ऐसे कुछ अपना फंडा है। और आप ट्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड देख सकते हैं क्या होता है ना, यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और देखो यहाँ पर देखो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है ना, डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करता है, बिकॉज आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है, आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स आपको दिए गए हैं, ये ट्रेंड देख लेना। ओके, ये आपको पहले से भी पता है, और एक बार देख लेना, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताना। अरे बेसिक ट्रेंड्स हैं, यहाँ पर देखो, द वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इन ए हाइड्राइड इज एक्सेप्शनल बिहेवियर अमॉन्ग केमिकल्स। तो हाइड्राइड को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये सारे जो आपको जितना भी डाटा मिलता है अच्छे से कलेक्ट करना है और हमें डिस्कस करना है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग है सिमिलर ट्रेंड्स, ये पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और अपना बेसिक कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज होता है। और यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो पीरियड में भी इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करता है। तो ये पूरा मतलब ट्रेंड हो गया सिमिलर, नीचे भी इंक्रीज और साइड में भी इंक्रीज। तो एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, ओके, बोरोन, उसके बाद और जो जितने भी है, बोरोन के बाद कौन है, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब दिखाते हैं जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ये सब एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। एनोमलस मतलब ये कुछ डिफरेंट होने की कोशिश करते हैं। और उसके नीचे वाले एलिमेंट जैसे कि बोरोन के नीचे है अपना एल्यूमिनियम, बोरोन उससे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। ओके, तो और डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में हमने पहले पढ़ा है, लिथियम के साथ मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, वैसे ही बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो आपको क्या करना है, इसी चैप्टर का अच्छे से नोट बना के अपना सब कुछ कंप्लीट करना है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं। बेटा आपका कौन सा डाउट था, ये 10 वाला डाउट था। अभी देखो, which of the following is the correct order of increasing oxidizing power of halogens। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हालोजेंस का हमने ट्रेंड क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, अभी मैंने बताया, बताओ कोई कॉपी देख के बताओ, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग का नेचर क्या होता है। ओ भाई बता तो दो, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है। देखो इन सब का ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालने हैं, मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहिए, अरे दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब खुद रिड्यूस होंगे, रिड्यूस होगा मतलब एफ से, मतलब एफ से, एफ माइनस होना को ही हम रिड्यूस बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो खुद कौन जल्दी रिडक्शन होगा, खुद कौन जल्दी रिडक्शन होगा, तो सबसे जल्दी होगा क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। ओके, सबसे जल्दी होगा क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज को लेंगे तो सबसे जल्दी होगा फ्लोरीन, उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन, उसके बाद होगा आयोडीन। तो ये वाला ऑप्शन ए हमें करेक्ट लग रहा है। पर अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का फंडा डालें, जो कि यहाँ पर डलने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन हमें सही लगता था यहाँ तक, ये जो क्लोरीन फ्लोरीन ये दोनों सही है, पर ये ब्रोमीन आयोडीन तो गलत हो गया ना, हम डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पर ये वाले का सबसे कम होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग करना मतलब खुद रिड्यूस होना, खुद रिड्यूस होना। तो समझ रहे हो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड, ऑप्शन ए आंसर दिया होगा, चेक कर लो। और यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस इंक्रीज इन द ऑर्डर, ये अभी मैंने बताया एक्सेप्शन था, एक्सेप्शनल केस था, ऑप्शन ए है आंसर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली बेसिक, हाईली बेसिक कौन है, एनजीओ, और एनजीओ से ज्यादा बेसिक कौन है, बीओ। ये बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के नीचे है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो मैंने बताया डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ अल्काली मेटल्स अटेन्स मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस। तो डेंसिटी का, अल्काली मेटल्स का डेंसिटी का ट्रेंड क्या है, देखो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो मास क्या होगा, मास भी इंक्रीज करता होगा डाउन द ग्रुप,
तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर डालोगे तो आपको सिंपल ट्रेंड मिल जाएगा। मास भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो आपको ऐसा कुछ ट्रेंड मिल जाएगा। शायद ये वाला ही करेक्ट होगा, ये वाला ही शायद करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ये चेक कर लेना है क्वेश्चन आंसर क्या दिया गया है। ओके, अगर कुछ गलत आया तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो पीरियोडिक टेबल का दी एंड होता है, मैंने आपको एक रिव्यू पेज भेजा है, वहां से आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। पूरा मतलब पीरियोडिक टेबल को पूरा शॉर्ट में एक ही पेज में रिवाइज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, सारे जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं 60-70 क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करना है। और आपको जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सबको करना है। और जो ट्रेंड्स हैं पीरियोडिसिटी हैं, ट्रेंड्स हैं पीरियोडिसिटी हैं, उन सबको थोड़ा अच्छे से अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है। उन सबको थोड़ा अच्छे से कॉपी में प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक दिन का या फिर 2 डेज का एक ब्रेक देता हूँ। ये है संडे। हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को। वहां पर हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग को। तो ध्यान रखिए और हाँ, यहाँ तक अच्छे से अपना कंप्लीट कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और तब तक आपके पास फ्री विंडो है, मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी डाउट पूछने हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं, पूछ लेना। ओके, एंड करते हैं।